मैं दिल्ली के पॉश इलाके साउथ दिल्ली में अपना पार्लर चला रही थी। यहाँ पर सभी तरह के ट्रीटमेंट दिए जाते थे। मसाज से लेकर हर चीज़ की सुविधा दी जाती थी। मेरा पार्लर लेडीज़ जेंट्स दोनों के लिए था। मेरे पार्लर में ज़्यादातर बिजनेसमैन आते थे। मेरा पार्लर मशहूर दुबई का ब्रांच था, इसलिए इस पार्लर का बहुत दूर दूर तक नाम था और यहाँ पर कई विदेशी आते थे और यहाँ पर कई लड़कियाँ काम करती थी। मेरा पार्लर काफ़ी अच्छा चल रहा था। मेरे पार्लर के कई ब्रांच थे, तो मैं हमेशा अपने ब्रांचों में व्यस्त रहा करती थी और मेरे हर ब्रांच में 100 से ज़्यादा लड़कियां काम कर रही थी। मेरे पार्लर की सुविधा ऑनलाइन भी दी जाती थी। लोग बुक करवाकर अपने घर पर बुला लिया करते थे। मेरे एक वर्कर के साथ एक ऐसा हादसा हुआ था। पहले वह लड़की मेरे यहाँ ही जॉब करती थी, लेकिन उसके घर की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उसको और पैसों की ज़रूरत थी। यहाँ की सैलरी शायद उसे कम लगती थी। उसने मुझसे कई बार कहा था कि मेरी सैलरी बढ़ा दी जाए। जितना सभी को मिलता था उससे कहीं ज़्यादा उसको मैं दे दिया करती थी, लेकिन उसके बाद उसे और पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। उस लड़की को फिर किसी ने बाहर जाकर काम करने की सलाह दे दी, जबकि ये बहुत अच्छी लड़की थी। मैं उसको चाह रही थी कि मैं अपने ही ब्रांच में कहीं विदेश में सेट कर दूँ। मेरे दुबई में भी कई पार्लर चल रहे थे। मैं चाहती थी कि उसको वहीं दुबई में सेट कर दूँ, ताकि अपने घर की समस्याओं को आसानी से सुलझा सके। फिर उस लड़की ने हमारे पार्लर से जॉब छोड़ दी थी। फिर वह लड़की 10 साल बाद मुझे मिली, तो उसने अपनी आप बीती सुनाई तो मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि पार्लर तो मैं भी चलाती थी। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता था। चलिए सुनते हैं उसी लड़की के ज़ुबानी ये कहानी। थाईलैंड में मसाज पार्लर में काम करती थी। यहाँ पर रोज़ एक विदेशी आता, अपना मसाज करवाता और अगर मैं उसको खुश कर देती तो वह हज़ारों रुपए देकर जाता। एक दिन वहाँ एक साउथ अफ्रीकन आ गया। उसे देखकर ही मेरी जान निकल रही थी। मेरे मसाज से खुश होकर उसने मुझे 1 हफ्ते के लिए अपने घर पर मसाज के लिए बुक कर लिया। यूँ मजबूरन मुझे उसके घर जाना पड़ा। वह काली हफ्सी रात के 9 बजे टॉवल लपेट कर बोला, ये लो लोशन और मेरी। मेरी तो जैसे चीख निकल गई। इस पार्लर में ग्राहकों का बहुत भीड़ होता था। कभी कभी तो मैं हैरान हो जाती, एक ऐसा भी कोई काम होता होगा कि लड़कियां मसाज करती हों। पहले ज़माने में तो अक्सर ही आदमी लोहे की एक स्टैंड पर कुछ तेल की शीशियाँ लटकाए बस स्टैंड और चौराहों पर घूमता था, और अगर किसी को मालिश करवानी होती तो वो उसे करवा लिया करता था। लेकिन अब तो बड़े बड़े पार्लर और स्पा खुल गए हैं। बाकायदा यहाँ पर लोगों की मसाज भी की जाती है। मगर एक बात माननी पड़ेगी, हमारे देश में बहुत गरीबी है। लोग ऐसे ऐसे काम भी मजबूरी में ही करते हैं। विदेश में ही सारे ऐसे ही गरीब देशों से ले जाकर इस टाइप का काम करवाते हैं। झाड़ू बर्तन पार्लर में मसाज करवाना। वहाँ के खुद रिहायशी लोग इस काम को कभी नहीं करते। सिर्फ उनको विदेश से ऐसे गरीब लोगों की ज़रूरत होती है और फिर ऐसे काम उन लोगों को अपने पेट के लिए करना पड़ता है। ऐसे पार्लर को चलाने के लिए हमेशा इस टाइप की लड़कियों को बुलाया जाता था और उन्हें मुफ्त में वीज़ा दिया जाता था। यहाँ तक कि उनकी टिकट के पैसे भी मसाज सेंटर वाले खुद ही अरेंज करते थे। लड़कियों को हर तरह की सुख सुविधा दी जाती थी। रहने का घर, खाना पीना सब कुछ मसाज सेंटर ही अरेंज करती है। इसके अलावा सैलरी पैकेज भी बहुत ज़्यादा होता है। ये काम मुझे पहले कुछ दिनों में बहुत आसान लग रहा था, क्योंकि मैं इस काम के असली रूप नहीं जान पाई थी और मैंने ये काम अपने देश में भी किया था। साउथ के पॉज इलाके में ये काम करके आई थी। दिल्ली के मसाज सेंटर चलाने वाली महिला ने मेरे लिए विदेश में भी बात की थी। मैं कुछ ही दिनों में दुबई जाने वाली थी, लेकिन मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो मैं जल्द से जल्द विदेश में कहीं पर भी काम चाहिए था, क्योंकि मैंने सुना था यहाँ काम करने से पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और जिस मसाज पार्लर में मैं काम करती थी, यहाँ पर भी मेरे लिए सब कुछ अरेंज किया गया था। सब तरह की सुख सुविधा दी गई थी। मुझे भी इन कंपनी वालों ने ये सारी सहूलियत मुहैया करवाने के बाद ही बुलाया था। मैं बेहद गरीब परिवार से थी। मेरी बड़ी बहन एक कार हादसे में अपाहिज हो गई थी। उसकी कमर की हड्डी टूट गई थी। वह दिन रात अपनी चारपाई पर पड़ी रहती थी। उसके अलावा वह अपाहिज होने की वजह से डिप्रेशन में भी चली गई थी। जब पापा की मृत्यु हो गई, कुछ साल बीते थे, जिसके बाद मेरी बहन ने घर की कई जिम्मेदारियों को उठा लिया था और वही सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभाल रही थी। जब भगवान को कुछ और ही स्वीकार था, हमें ऐसे परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ा जिसने मेरी बहन को अपाहिज बना दिया और अच्छे खासे बीतता हुआ दिन हमारे लिए मुश्किल बन गया था। मेरी बड़ी बहन से छोटी हम 3 बहनें और थीं और हम सब का खर्चा उठाने वाला कोई नहीं था। माँ अपनी आंखें कमज़ोर करने के बावजूद सिलाई मशीन का काम एक बार फिर से संभाल लिया।
जबकि उससे हमारा गुजर बसर तो हो ही रहा था, लेकिन बहन की महंगी दवाइयाँ उनके लिए अच्छी खुराक का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह से मैं दर बदर की अपनी जूतियाँ घिसना शुरू कर दी थी और किसी अच्छी जगह नौकरी की तलाश में लगी हुई थी। वैसे मैं दिल्ली में मसाज पार्लर में काम तो कर ही रही थी, लेकिन यहाँ इतने पैसे नहीं थे जिससे मेरे घर का अच्छे से गुजारा हो पाता। इस कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। सीधा सीधा कहूँ तो मुझे ज़्यादा पैसों वाली नौकरी चाहिए थी। जबकि एक दिन अचानक अखबार में नौकरी की ऐड पर मेरी नज़र पड़ी। मैं जानती थी कोई फ़ायदा नहीं, मगर फिर भी यहाँ बताए हुए नंबर पर अपनी डिटेल भेज दी। मैं उसका कोई भी मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी। इससे पहले भी मैं कई अखबारों में इसी तरह के प्रचार देखने के बाद अपनी बायोडाटा भेज चुकी थी, मगर मुझे कभी भी नौकरी नहीं मिली थी। मैं हमेशा मायूस हो जाती थी। मैंने मोबाइल को एक तरफ फेंक दिया, लेकिन अगले दिन मैं ये देखकर हैरान रह गई। मैं जिस नंबर पर अपना डिटेल भेजा था, उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए थे। मैंने बड़ी प्यार से उस सवाल के जवाब दिए थे। मुझे अभी ये सब फ्रॉड ही लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग पैसों की मांग करेंगे और फिर जब मैं पैसे नहीं दूंगी तो ये लोग मेरा पीछा खुद ही छोड़ देंगे, मगर ऐसा नहीं था। मेरी सारी डिटेल लेने के बाद उन्होंने एक बार फिर से मुझसे पूछा क्या मैं सही में थाईलैंड मसाज सेंटर में जॉब करने के लिए तैयार हूँ, जिस पर मैंने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया और फिर डरते डरते मैंने उनसे कह ही दिया कि मैं पैसे देना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं गरीब घर की लड़की हूँ, मेरे पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं होते, तो मैं टिकट और वीज़ा वगैरह के पैसे कहाँ से लाऊंगी। जिस पर मुझे तसल्ली मिल गई, वे लोग मुझसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, बल्कि जैसे ही मैं थाईलैंड में मसाज सेंटर में अपना पहला दिन का काम करूंगी, वह लोग मुझे पूरे महीने की सैलरी एडवांस में दे देंगे। ये सब देखकर तो मैं जितना हैरान होती उतना ही कम था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ फ्रॉड कर रहा हो या मेरे जज्बात के साथ खेल रहा हो। मगर कुछ दिनों के बाद मुझे सच में ही एक कोरियर मिला जिसमें मेरे थाईलैंड जाने का इंतज़ाम के सारे कागजात थे। उन्होंने मुझसे बस मेरा आईडी कार्ड और पासपोर्ट वगैरह की डिटेल ली थी, जो मैंने उन्हें सेंड कर दी थी। उसके 3 महीने बाद मेरी टिकट थी। मैं चीखते हुए कमरे की तरफ भागी और सबसे पहले मम्मी को गले लगाया। मम्मी उस वक्त बहन के पास ही बैठी हुई थी, उन्हें खाना खिला रही थी। बहन गुस्सा करने लगी थी और काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी भी हो गई थी। मैंने मम्मी को इस बारे में बताया था। मम्मी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया और कहा अकेली जवान लड़की को किसी तरह भी वह अपने से दूर प्रदेश में तो वो बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहती। मगर मैं जान गई थी कि मुझे ये मौका ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलने वाली। इसलिए मैंने मम्मी को हर मुमकिन तरह से मनाने की कोशिश करना शुरू कर दी और फिर कुछ टाइम के बाद मम्मी मान भी गई थी। शायद वह भी अपनी बेटी को इस तरह अपाहिज ज़िंदगी बिताते हुए देखकर तंग आ चुकी थी। मगर असल बात क्या थी उसके बारे में मुझे अभी पता नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही थी मम्मी की ना अचानक हाँ में कैसे बदल गई थी। मगर मेरे लिए खुशी वाली बात थी, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और खुशी खुशी अपने थाईलैंड जाने की तैयारी करनी शुरू कर दी। मेरे पास कुछ पुराने कपड़े थे, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। तभी मम्मी ने अपने इकलौते सोने के कान की बूंदें, जो उन्हें बेहद पसंद थी, हमारी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां आई थी, लेकिन मम्मी ने अपने कान के बुंदे को नहीं बेचा था। मगर अब मेरी मम्मी उस कान के बुंदे को खुशी खुशी बेचने के लिए तैयार हो गई थी। मैं मम्मी की इस बलिदान को कभी भी खराब नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए मैंने सोच लिया था थाईलैंड के मसाज सेंटर में जैसे ही हालत होंगे वहाँ दिल लगाकर काम करूँगी, इतना कमाऊँगी मेरी छोटी बहनों का भविष्य समझ जाएगा। उसके साथ साथ ही मैं अपनी बड़ी बहन को इस काबिल बना दूँगी, वह सारी ज़िंदगी बैठ कर खाएगी, तब भी उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं पड़ेगी। मैं अपनी बहनों के साथ साथ अपनी बड़ी बहन की भी बैसाखी बनवाना चाहती थी और अपनी मम्मी को बेहद सुकून भरी ज़िंदगी देना चाहती थी। इसलिए कुछ जोड़े कपड़ों को बैग में पैक किए बेहद ज़रूरी सामान लेकर मैं थाईलैंड आ गई। यहाँ पहुँचने के अगले ही दिन मुझे सेंटर बुलाया गया था, जहाँ पर मुझे मेरा काम समझा दिया गया था। जैसे ही मैंने अपने पहले दिन का काम किया तो मेरे अकाउंट में एक भारी रकम ट्रांसफ़र कर दी गई। ये रकम मेरी सोच से भी ज़्यादा थी। मैंने वे सारे पैसे जल्दी ही मम्मी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और कहा कि दीदी का अच्छे से अच्छा इलाज कराओ और उनका ख्याल रखो। अब मुझे भी सुकून था कि मेहनत के पैसे वसूल हो चुके थे, इसलिए अपने काम में बिजी हो गई थी। मगर एक दिन एक हकीकत जो मुझ पर खुली थी उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं एक आदमी का मसाज कर रही थी जब अचानक उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बाजू में जोर से जकड़ लिया।
मुझे अपने ऊपर गिरा लिया। उसने उस वक्त शर्ट उतार रखी थी और मेरे हाथ में बॉडी लोशन भरा हुआ था। शायद ये बादाम का तेल था जिसमें कुछ और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया था और यहाँ पर आने वाले अमीर आदमियों को लगाया जाता। इस मसाज के लिए वे कितने पैसे खर्च करके यहाँ आते थे, मुझे इस बात का पता नहीं था और ना ही मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी थी। मुझे बस इतना पता था कि मुझे मेरी मेहनत का फल पूरा मिल रहा था। मैंने मम्मी को नहीं बताया था कि मैं विदेश में भी मसाज सेंटर में जॉब करती हूँ, क्योंकि मैं जानती थी इस बात को वो अपने दिल से ज़्यादा लगा लेंगी और मेरी बड़ी बहन मुझे यह काम करने नहीं देगी। मैंने उन्हें इतना ही कहा था कि मैं सफाई का काम करती हूँ, जिस पर मेरी मम्मी ने दुखी दिल से रोते हुए कहा था, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकी। मम्मी की बात सुनकर मेरा दिल कट गया था और मैंने कहा था, नहीं माँ, यहाँ पर सफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि सब कुछ साफ़ होता है। एक बार हल्का फुल्का सा झाड़ू लगाकर मैं सारा दिन फ्री हो जाती हूँ और सबसे ज़्यादा यहाँ पर मशीनों से ही काम की जाती है। बस अपनी ड्यूटी के घंटे मुझे यहाँ पर बिताने पड़ते हैं, ताकि अगर कोई दोबारा कूड़ा कचरा हो तो हम संभाल ले। उसके अलावा ये काम कोई मुश्किल काम नहीं, आप टेंशन ना लो। लेकिन मेरी माँ का दिल दुखी हो गया था। अगर उन्हें पता चलता कि मैं मसाज सेंटर में मर्दों का मसाज करती हूँ, न जाने उन्हें कितनी तकलीफ़ होती और वो मुझे किसी भी तरह यहाँ पर नहीं रहने देती। वे जल्दी वापस बुला लेती। जबकि मैंने उन्हें ये नहीं बताया था कि मैंने मसाज पार्लर वालों के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब मुझे हर हाल में इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना था। उन्होंने मुझे हर तरह की सुख सुविधा दे रखी थी। अगर मुझे इमरजेंसी में अपने घर जाना पड़ता, तब भी ये मसाज पार्लर की ही जिम्मेदारी थी कि वो मेरी टिकट करवा दे। उन्होंने बस एक ही डिमांड रखी थी कि वो मेरे साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इस 2 साल के बीच मैं उनके कस्टमर को हर तरह से खुश करूँगी और उन्हें किसी भी तरह का शिकायत का मौका नहीं दूँगी। कस्टमर चाहे कुछ भी करें, मैं किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाऊंगी। इस तरह मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था जब मैं एक मसाज सेंटर के कस्टमर आदमी के खुले हुए जिस्म और सीने पर गिरी हुई थी और गहरी सांस लेते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। मैंने सर उठाकर उस आदमी के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों में हैवानियत भरी हुई दिखाई दी। न जाने क्यों, लेकिन मेरी रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल सनसनाहट दौड़ गई थी और मुझे उस आदमी से भी डर लग रहा था। मैं झटका खाकर उठी, उससे दूर हो गई और अपनी रुकी हुई सांस लेने की कोशिश करने लगी। जबकि वह आदमी मुस्कुराते हुए उठा। एक बार फिर से उसने मुझे बाजू से पकड़कर बेड पर धक्का दे दिया और मुझ पर हावी हो गया था। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मसाज पार्लर में बने हुए सारे कमरे साउंड प्रूफ थे। यहाँ से आवाज़ बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती थी। मैं चाहते हुए भी अपनी इज्जत लूटने से नहीं बचा पाई थी। फिलहाल जब वो विदेशी मुझे खूब इस्तेमाल करने के बाद मुझसे दूर हो गया, तो मैं दर्द में तड़पती, रोते बिलखते हुए उसकी तरफ देखा। उससे कहा कि मुझे पानी पिला दो। उसने मुझे पानी पिलाया, लेकिन पानी पीने के बीच ही उसकी आंखों में ऐसी हैवानियत एक बार फिर से मुझे नज़र आ गई थी। पानी पीने के बाद उसने एक बार फिर से मुझे सीधा किया और मुझे अपनी हवस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दर्द की वजह से मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो चुके थे। मेरी आंखों से मोतियों की तरह आंसू बह रहे थे। मगर अब की बार मैंने पहले की तरह शोर नहीं मचाया था। बिल्कुल चुप से अपने साथ होता हुआ ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। और जब वह विदेशी अच्छी तरह से मुझे बर्बाद करके अपनी हवस मिटाने के बाद चला गया, तो मैं उठकर वॉशरूम में गई और जल्दी से ही मसाज सेंटर के ऑनर के ऑफिस की तरफ कदम बढ़ा दिए और रिसेप्शन पर खड़ी हुई लड़की से मालिक से मुलाकात करने के लिए कहा। मेरे चेहरे की तकलीफ देखकर ही वह लड़की समझ चुकी थी मेरे साथ क्या हुआ है। वह लड़की भी गरीब देशों से आई हुई थी। बॉस के साथ मीटिंग वगैरह अटेंड किया करती थी। उसका इतना ही काम था, उसके अलावा कोई और काम भी शायद करती हो, मगर उसके बारे में मुझे पता नहीं था। उस लड़की ने जल्दी से बॉस को कॉल की और मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। बॉस ने जल्दी मुझे अंदर बुलाया। मैं रोते हुए उनके सामने हर एक बात कर दी थी। तभी बॉस ने अफसोस करते हुए कहा, जो आपके साथ हो गया उसे हम नहीं बदल सकते, मगर हमारी ये मजबूरी है कि हम किसी भी कस्टमर की डिमांड को रद्द नहीं कर सकते। आपको इतनी सारी सुविधाएं मुहैया करवाई गई है, यहाँ तक कि आपके टिकट के पैसे भी हम लोगों ने खुद भरे हैं और आपसे जवाब में कुछ नहीं मांगा था। यहाँ पर आने वाली हर लड़की के साथ ऐसा नहीं होता, मगर अगर किसी कस्टमर को यहाँ पर मसाज करने वाली किसी लड़की की मांग हो जाए तो उसे हमें पूरी भी करनी पड़ती है। हम आज से तुम्हारी प्रमोशन कर रहे हैं, आपको डबल सैलरी दी जाएगी, लेकिन हमारे कस्टमर को नाराज़ नहीं करना और अगर तुमने ये समझौता तोड़ना चाहा तो भी ऐसा नहीं कर सकती,
क्योंकि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हो और 2 साल के लिए हमारी पाबंद हो चुकी हो। इसलिए रोने धोने के बजाय अच्छा यही है कि हमारे साथ काम करो और इस मसाज सेंटर को छोड़ने के बारे में मत सोचना। इज्जत तो तुम्हारी वैसे भी लुट चुकी है, तो क्यों ना दौलत कमाई जाए। उसकी बातें सुनकर मैं चुप वहाँ से निकलकर अपने कमरे में आ गई। अभी मेरी ड्यूटी का टाइम भी ख़त्म होना था, मगर मैं दिमागी और जिस्मानी तौर पर बहुत तकलीफ़ में थी। मेरी सोचने समझने की सारी ताकत अब ख़त्म हो गई थी। मैं बेड पर गिरी और जल्दी गहरी नींद में आ गई। अगले दिन मैं उठी और नाश्ता करने के बाद एक बार फिर सो गई, क्योंकि मेरा काम पर जाने का कोई इरादा भी नहीं था। मुझे किसी की परवाह भी नहीं थी। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा, मैं वापस आना चाहती हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी फैमिली से मुलाकात का बहाना बनाकर अपने देश लौट आऊँगी और फिर कभी वापस नहीं जाऊँगी। मगर माँ ने आगे से जो बात मुझसे बताई थी, उसने मेरे छक्के छुड़ा दिए थे और फिर मैं अपना ड्रेस पहनकर एक बार फिर से अपने कमरे में ड्यूटी पर मौजूद थी। बॉस ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराहट पास की और मुझे शाबाश कहते हुए अपने केबिन में चले गए। और फिर उसके बाद वहाँ पर आने वाले कई विदेशियों का मैंने मसाज किए और उनके हवस का निशाना बनती रही। मगर वो मुझसे अपनी प्यास बुझाने के बाद मुझे अच्छी खासी बड़ी रकम दिया करते थे और मसाज केंद्र वालों को भी ये मसाज करवाने पर न जाने कितनी बड़ी रकम मिलती थी। ऐसे किसी भी काम के बाद वो मुझे बड़ी रकम गिफ्ट के तौर पर ज़रूर देते थे और अब मैं अपने ज़मीर को थपकी मारकर सुला चुकी थी। मैं पूरी तरह इस गलत धंधे में फंस चुकी थी। जब कभी मेरा ज़मीर मुझे जगाने की कोशिश करता तो मैं उसे थपकी मारकर गहरी नींद में सुला दिया करती थी। मैं तो अब इसी इंतज़ार में रहती थी, कब कोई मेरे जिस्म का खरीदार आएगा, पैसे देकर जाएगा। 1 साल के अंदर ही अंदर मैंने एक बड़ी रकम अपने अकाउंट में जमा कर ली थी और उससे भी दुगनी रकम अपने घर में भेज चुकी थी। पहली बार जब मैंने माँ को फ़ोन किया तब मेरी माँ का इरादा वापस लौट आने का था। उन्होंने कहा था कि मेरे चाचा ने अपना मकान खाली करवा दिया और अपने दिए गए पैसों को भी वापस मांग रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे की पढ़ाई पर पैसे लगने थे और चाचा को पूरे 10 लाख रुपए लौटाने थे, जिसकी वजह से मैंने अपना इरादा बदल लिया था और मेरी बहन का एक ऑपरेशन भी होना था। उसके बाद मेरी बहन पूरी तरह से ठीक हो सकती है और उसमें काफ़ी पैसे लगेंगे। इसी बात ने मेरे कदम यहाँ पर रोक लिए थे। मैं अपनों के लिए अपनी इज्जत का सौदा कर लिया था और अपनों के लिए अपनी कुर्बानी दे डाली थी। तो फिर समस्या क्या थी? इसलिए मैं मन लगाकर अपने काम में बिजी हो गई थी। बेहद खूबसूरत भी थी और खुद को बिल्कुल सजा संवार कर रखा करती थी। मैं ज़्यादातर हिंदुस्तानी ड्रेस ही पहना करती थी और इस ड्रेस में मैं और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती थी और भी ज़्यादा निखर जाती थी। अगर कोई आदमी मेरे पास मसाज करवाने आता तो मेरे जिस्म को खरीदने का कोई इरादा भी ना होता, तब भी वो मुझे खरीद लेता था और इसी तरह मैं मर्दों के हाथों खिलौना बनती रही, अपने अकाउंट को पैसों से भरती जा रही थी। अब ऐसे पाप से मेरे अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था जब एक दिन एक साउथ अफ्रीकन मसाज करवाने के लिए आया। उसका बॉडी और लंबाई बेहद लंबा चौड़ा था। उसने अपनी शर्ट उतार कर एक तरफ रखी और मेरे सामने लेट गया। न जाने क्यों मुझे उसकी तरफ जाते हुए भी बहुत कँपकपी सवार हो रही थी और मैं चाहती थी कि मेरी जगह उसका मसाज कोई और करे। मगर वो मेरे ही रूम में आया था, इसलिए ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं उसका मसाज करती। मेरा बॉस मुझसे बेहद खुश था। उसने उसी साल मेरी सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ा दी थी और उसके साथ साथ ही वो मुझे महंगे महंगे गिफ्ट भी दिया करता था। मैंने अपने बॉस के साथ भी कई रातें बिताई थी और उसके बदले उसे खूब दौलत बटोरी थी। ज़िंदगी इसी तरह चलती जा रही थी। ये पहला आदमी था जिसने आकर मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी। मेरे पास पहले जितने भी आदमी आए थे, अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे सभी नामर्द थे और मर्द वही था। फिलहाल ये सीधी तरह से मसाज करवाने के बाद उल्टा लेट गया। मसाज के बीच में लोग मेरे मसाज की बहुत तारीफ़ किया करते थे, मगर वह बिल्कुल चुप था। उसने मुझसे कोई बात नहीं की, मगर जब उसने करवट बदली तो उसकी आंखों का रंग अजीब सा था। वह उठा और काउंटर की तरफ बढ़ गया। मैंने भगवान की कृपा की। चलो अच्छा है, उससे मेरी जान बच गई है। मैं बिल्कुल उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि उसका मजबूत जिस्म और ताकत देखकर, उसकी तरफ देखकर ही मुझे बहुत डर लग रहा था। अभी मैं खुलकर सांस भी नहीं लेने पाई थी कि काउंटर पर खड़ी लड़की मेरे कमरे में आई और मुझे बॉस का पैगाम दिया कि वह मुझे अपने केबिन में बुला रहे हैं। मैं मुस्कुराती हुई उनके केबिन की तरफ बढ़ गई, क्योंकि ऐसे वक्त में ही वो मुझे बुलाते थे जब उन्हें मेरी ज़रूरत होती थी। मगर जब मैं केबिन में गई तो उन्होंने मुझे जो बात कही, जिसे सुनकर मेरी जान तक निकल गई थी। मैंने जल्दी ना में सिर हिलाते हुए मना कर दिया
तो उन्होंने कहा कि सोच लो, ये बंदा इतना अमीर है, उसके साथ एक हफ्ता बिताने के बदले तुम्हें इतनी दौलत मिल जाएगी कि तुम यहाँ थाईलैंड में 2 फ्लैट खरीद सकती हो। उसकी बात पर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। मैंने उस वक्त भी इतनी दौलत इकट्ठी कर ली थी कि यहाँ पर एक फ्लैट तो मैं खरीद ही सकती थी, मगर मैंने ये सब हिंदुस्तान के खर्चों के लिए छोड़ा था। मैंने सोचा था कि एक दिन मैं बहुत सारी दौलत जमा करके वापस चली जाऊंगी। अब पैसे जमा करने का मेरे पास एक अच्छा मौका मिल गया था। मैं उस साउथ अफ्रीकन के साथ चली गई। उसने मुझे घर ले जाकर छोड़ा और फिर खुद कहीं चला गया। मैंने पूरा दिन मज़े से उसके घर में बिताया था। मुझे उसे डर तो बहुत लग रहा था, मगर दौलत का नशा मेरे सर पर चढ़कर बोल रहा था। फिर अचानक ही रात के 1 बजे वो मेरे कमरे में घुस आया। मैं जो ये मज़े से सोच रही थी, चलो 1 हफ्ते का दिन आराम से बीतने वाला है, अब डर गई थी। ऐसा लगता था जैसे वह अभी नहाकर आया हो। उसके जिस्म पर टॉवल था। उसने बॉडी लोशन की बोतल मेरी तरफ बढ़ा दी। बॉडी लोशन मेरे हाथ में पकड़ा दिया, जबकि मैं बिल्कुल सुन्न होकर उसकी तरफ देखने लगी। वह मुझे कुछ बोल रहा था, मगर मेरे दिमाग में एक शब्द भी नहीं आ रहा था। मैं बस एकटक उसकी तरफ देखी जा रही थी जब उसने मेरी कलाई पकड़ी, मुझे किसी और कमरे में लेकर आया और सामने मुझे बेड की तरफ धकेल दिया, क्योंकि बेड पर एक औरत लेटी हुई थी। ये देखने में काफ़ी बड़ी उम्र की लग रही थी। बॉडी लोशन की बोतल मेरे हाथ में दे दी कि 1 हफ्ते तक तुम्हें इनकी मालिश बिल्कुल अच्छी तरह से करना है, जैसे तुमने मसाज सेंटर में मेरा मसाज किया था। अब तुम अपने काम पर लग जाओ। मेरा काम अच्छे से किया तो मैं तुम्हें इनाम भी बहुत ज़्यादा दूंगा। उसकी बात सुनकर मैंने हाँ में सिर हिला दिया। पूरे तन मन से अपना काम करने लगी। वह बूढ़ी औरत साउथ अफ्रीकन की शायद माँ थी। मैंने 1 हफ्ते तक उनका मसाज किया तो उनकी जो भी बीमारी थी वह दूर हो गई थी। बीमारी क्या थी, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अभी तक मुझे बहुत से इनाम के तौर पर पैसे दिए गए थे। फिर वह मुझे समझाने लगा कि मैं इस मसाज सेंटर की जॉब छोड़ दूँ, या तो अपने देश वापस चली जाऊँ या फिर उसकी माँ की देखभाल करने लग जाऊँ। भगवान की तरफ से एक मौका मिल रहा था। मेरे अंदर के ज़मीर ने मुझे जगा दिया था। मैं उनसे अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करूं, और मैंने ऐसा ही किया। उनसे अपने पैसों के बलबूते पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करवा दिया और मुझे अपनी माँ की सेवा के लिए रख लिए। वैसे यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ रखी हुई थी, मगर कोई भी उसकी मालिश ठीक तरह से नहीं कर रही थी, जबकि मैंने अपने पूरे ईमानदारी के साथ काम किया था, जिसकी वजह से वो मुझसे बेहद खुश हुआ था और फिर मुझे अपने ही घर में रख लिया था। और अब तो मुझे अपने द्वारा किए गए पाप पर भी बहुत अफसोस होने लगी थी, और मैंने रोते रगड़ते हुए भगवान के चरणों में अपने पाप के लिए माफ़ी मांगी थी और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया था कि उसने मुझे बर्बाद होने से पहले ही मेरे लिए इतना अच्छा सोच रखा था। अब मैं अपनी ज़िंदगी बेहद खुशी और आराम से बिता रही थी। मेरे बहन का ऑपरेशन भी हो गया और माँ ने सारे कर्जे भी उतार लिए थे और अपना मकान भी खरीद लिया था। वे बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। माँ मुझे वापस बुला रही थी, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि साउथ अफ्रीकन का मुझ पर बहुत एहसान था। मैं चाहती थी कि उसकी माँ जिंदा रहे, मैं उनके घर में सेवा करती रहूं, के बाद ही अपने वतन वापस जाऊं। साउथ अफ्रीकन की माँ भी मुझसे बहुत खुश रहती थी। उसकी माँ का कहना था, साउथ अफ्रीकन, उसका नाम अब्राहम था, वो कहती थी, तू मेरे अब्राहम से शादी कर ले, मैं तुझे सोने में तौल दूंगी। अब्राहम साउथ अफ्रीकन का जाना माना बिजनेसमैन था। उसकी कई कंपनियां थी। उसकी कंपनी यहाँ इंडिया में भी थी। अब्राहम की माँ ने मुझसे कई बार कहा था कि तुम अब्राहम से शादी कर लो। अब्राहम की 2 पत्नियां ऑलरेडी थीं, लेकिन अब्राहम ने मुझसे शादी के लिए प्रपोज नहीं किया था। वह एक बहुत अच्छा इंसान था। मैं उसकी जितनी तारीफ़ करूं कम था। अब तो मैं भी अब्राहम को चाहने लगी थी। मैं चाहती थी कि अब्राहम मुझे प्रपोज करे तो मैं उससे शादी कर सकती हूँ, लेकिन अब्राहम का ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि अब्राहम की शादी हो चुकी थी और उसकी 2 पत्नियां थीं। लेकिन अब्राहम की पत्नी वहाँ के मुख्यमंत्री की शायद बेटी थी। वे ज़्यादातर अब्राहम के साथ तो नहीं रहती थी, वे अपने कामों में व्यस्त रहती थी। अब्राहम के माँ का कहना था, तुम अपने अच्छे भविष्य के लिए अब्राहम से शादी कर लो, तुम्हारे पास दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी, उसके बाद चाहे तुम अब्राहम से डिवोर्स ले लेना। अब्राहम की माँ चुपके चुपके मुझे बहुत पसंद करने लगी थी। अब आप लोग बताइए, क्या मैं अब्राहम से शादी कर लूँ? क्योंकि उसने मेरी इज्जत और हर चीज़ की रक्षा की थी और मेरे घर पर वह ढेरों पैसे भिजवाता था। मेरे घर में भी अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बहनें भी अच्छे स्कूल में पढ़ रही थीं और बड़ी बहन का मैंने ऑपरेशन करवा कर उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। माँ भी बड़े सुकून में है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या मैं अब्राहम से शादी कर लूँ या नहीं? मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ।
मैं आप लोगों से अच्छी राय जानना चाहती हूँ। आप लोग मेरे लिए कमेंट में ज़रूर बताएं कि मुझे अब्राहम से शादी करनी चाहिए या नहीं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।